2026 में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। मंदी की अब आहट नहीं सुनाई दे रही है अरविंद, अब हम मंदी में एक तरह से आ चुके हैं। मेरे हिसाब से अमेरिका में इस समय मंदी आ चुकी है। $40 बिलियन तो युद्ध पे खर्च कर चुके हैं, नौकरियां हैं नहीं, और एकल ने अभी 30,000 लोगों को एक ईमेल भेजकर निकाल दिया। $39 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है। बची कुछ कसर ट्रम्प साहब ने निकाल दी ये युद्ध करके। क्या ये रिसेशन 2008 वाले की तरह ही होगा? ये युद्ध से निकला हुआ रिसेशन, ये रिसेशन क्रूड ऑयल की वजह से होगा, ये रिसेशन महंगाई बढ़ने का रिसेशन होगा। भारत के लिए मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल संकट बहुत बड़ा है। हजारों के हिसाब से शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसी हुई है। अभी मार्केट में पैसा डालना सही है या फिर रुकना? चारों तरफ अंधेरा है और ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। डूब गए, मर गए, लुट गए। अभी फिलहाल मार्केट जिस फेज से गुजर रही है उसमें इन्वेस्टर को, वॉरेन बुफे साहब बोलते हैं, जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए। SIP को अगर मैं सीधे सीधे जानना चाहूँ तो उसको लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए या अभी पॉज करें? 10 से 15 साल में कई ट्रम्प साहब आएंगे, कई ट्रम्प साहब जाएंगे। अगर आप SIP इतने छोटे टाइम के लिए आए हैं। गोल्ड को लेकर ये कहा जाता है सर कि जब भी विकट परिस्थिति होती है तो वो सबसे सेफेस्ट एक ऑप्शन है, तरीका है। गोल्ड का एक रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार का नाम है डॉलर इंडेक्स। वो रिश्तेदार ने गोल्ड को थोड़ा धोखा दिया है। इस सिचुएशन में किस सेक्टर्स में पैसे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? प्रॉपर्टी में क्या अभी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए? युद्ध में रियल एस्टेट पर भी असर होता है। 3 सेक्टर्स पे मैं इस समय बुलिश हूँ। अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज, फ्लैट्स। आई थिंक इस वक्त वो अवॉइड। काश मेरे पास डोनाल्ड ट्रम्प साहब का CT स्कैन होता और मैं ये पता लगा सकता कि अभी ये बुद्धि और कहाँ तक जाएगी। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात इन्वेस्टमेंट, निवेश की। दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया आज एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसका असर सिर्फ बॉर्डर तक ही नहीं है बल्कि सीधे सीधे हमारे पॉकेट पर, निवेश पर और रोजगार पर भी इसका, नौकरी पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा उसका असर महंगाई बढ़ने का डर। इसके अलावा जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ऐसे में एक बाजार की तरफ अगर देखें तो एक अजीब सी घबराहट है। हर कोई सोच रहा है कि निवेश कहाँ करें। लोग ये आमतौर पर सोच रहे हैं कि निवेश कहाँ करें, कहाँ पर होल्ड करें या फिर शांत बैठे रहें। क्या अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पूरी तरह से रुक जाने वाली है? अगर बात करें शेयर की तो क्या वहाँ एक और गोता लगने वाला है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक सही समय है? गोल्ड क्या अभी भी सबसे सेफ साधन माना जाए? तो इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो अर्थ और आर्थिक मामलों के विशेष जानकार हैं, डॉक्टर शरद कोहली। उनसे हम जानेंगे कि इस बदलती ग्लोबल परिस्थिति में हमारे निवेश का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से उसमें बदलाव लाना चाहिए और अगर स्थिति और विकट खराब होती है तब एक आम निवेशक क्या करें। तो भाई साहब, इसको लेकर अगर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इत्मीनान से देखिए, आखिर तक देखिए। इस पॉडकास्ट को आप याद रखेंगे भविष्य में कि क्या कुछ जानने को मिल गया और हम आज सेफ हैं। तो आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो सर, ये जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वॉर वाली, और कन्फ्यूजन बहुत है लोगों के मन में, बहुत सारे सवाल है, तो सीधे सवालों पे ही आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ दर्शकों को बता दूं कि आपसे पहले हम लोग 4 महीने पहले एग्जैक्टली हम लोग मिले थे और तब आपने एक एग्जैक्ट लाइन बोली थी उस वक्त कि 2026 में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। हम पहुँच गए आप एग्जैक्टली वहाँ पे? बिल्कुल, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं और ना मुझे ग्रहों को दशा पता, ना राहु पता, ना केतु पता।
ना मंगल पता ना शनि पता, बट कैलकुलेशन बहुत पर जबरदस्त है। इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पे वो थी। और वो मंदी की जो मैंने भविष्यवाणी करी थी, मैंने साथ में ये भी बोला था कि मैं चाहता हूँ तो मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि मंदी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर मुझे गलत नहीं होने दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा आपने जो बोला है उसको तो हम ठीक साबित करके रहेंगे। और मंदी की अब आहट नहीं सुनाई दे रही है अरविंद, अब हम मंदी में एक तरह से आ चुके हैं। मंदी के लक्षण क्या होते हैं? मंदी के लक्षण होते हैं कि डिमांड गिरती है, नौकरियां खतरे में आ जाती हैं, तनख्वाहें कम हो जाती हैं, बिजनेस की सेल्स गिर जाती हैं, शेयर मार्केट नीचे जाने लगती है, ओवरऑल दुनिया में एक निराशा का सा माहौल हो जाता है। बिजनेसेस आपस में जब बात करते हैं तो ये बात अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यार बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, काम धंधा कम है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं है, पर अब किसी एक व्यक्ति ने यह ठान ली कि मेरी भविष्यवाणी को साबित कर दें। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये युद्ध नहीं भी होता तो भी मंदी की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने कोई युद्ध की भविष्यवाणी नहीं करी युद्ध थी, की बात नहीं कही थी मैंने तो युद्ध के अलावा मंदी की बात करी थी। पर अब मुझे लगता है शायद मेरी भविष्यवाणी सत्य होती मिडल ऑफ द ईयर तक या थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर तक। पर ट्रंप साहब ने उसको साल के शुरू में ही 28 फरवरी को ये सारा हुड़दंग मचा के और इसको सत्य साबित कर दिया। अब तो मंदी बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप यूरोप में जाएं, जहाँ पर पहले ही यूरोप के बहुत सारे देशों में ग्रोथ, किसी में 0.2%, 0.3%, 0.7%, ये ग्रोथ थोड़े ना होती है। ये तो खाली ज़बरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली अगर आप 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ होती है तो हम मंदिर में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, अगर ऐसा किसी भी देश में होता है। मेरे हिसाब से अमेरिका में इस समय मंदी आ चुकी है, भले ही वहाँ पर नंबर्स कुछ और दिखाए जाएं। 1.4% अभी ग्रोथ आई थी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बल्कि आंकड़े आए थे। और सच पूछे तो मुझे उन आंकड़ों पे यकीन नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर की आर्थिक स्थिति है, करीब $40 बिलियन तो युद्ध पे खर्च कर चुके हैं, और शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि असली आंकड़े तो सरकार की तरफ से ही आएंगे। नौकरियां हैं नहीं, और $39 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है। लोग बताते हैं अमेरिका के कि हमसे अब महीने का खर्च नहीं उठाया जा रहा है, महंगाई सिर के ऊपर जा रही है। पेट्रोल डीजल वहाँ बोलते नहीं, वहाँ गैस बोलते हैं। हम लोग लीटर में नापते हैं, वहाँ लोग गैलन में नापते हैं। $1.06 वहाँ पर बढ़ चुकी है, जो पहले $3 के करीब होता था, अब $4 के करीब एक गैलन हो गया, उससे भी ऊपर हो गया कुछ स्टेट्स में, थोड़ी थोड़ी किसी स्टेट में फ़र्क है। और डिमांड गिर रही है, दुकानों पे सेल कम है, ग्रोसरी बिल बढ़ रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अमेरिका में वीकली तनख्वाह मिलती है, हम लोग तो यहाँ महीने के महीने तनख्वाह मिलती है, वहाँ पर हर हफ्ते तनख्वाह मिलती है। और उन लोगों का बहुत सेट होता है, उनका तनख्वाह आने से पहले वीक की उनके खर्चे बिल्कुल लाइन अप हो जाते हैं। हमारी तरह नहीं, तनख्वाह आई तो सोचे अब क्या करें, अब ये वीक ख़त्म हो गया, ये ले आओ। वो लोग बहुत पहले से अपना बजट बना लेते हैं। वो सारा बजट बिगड़ चुका है उनका, क्योंकि जो चीज़ पहले $100 में आती थी अब वो $110-120 में आती है, तो उनका पूरा बजट बिगड़ चुका है। मेरे अनुसार अगर भारत को हम छोड़ दें, क्योंकि भारत की ग्रोथ रफ्तार पहले अच्छी थी, तो भारत पे भी असर है। आप देख रहे हैं भारत में भी अभी मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं। पिछले कई साल में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कम आंकड़ा आया है। मैन्युफैक्चरिंग को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो शायद ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा पर उनको पता नहीं होगा, उसको परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, PMI। वो भारत में लगातार 56, 57 और 56 और 60 के बीच में बना हुआ था। 4 साल में पहली बार वो 53.9 पे आ गया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा भी गिरता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं कहीं भारत में क्योंकि ग्रोथ की रफ्तार तेज़ थी, तो इसलिए यहाँ मंदी हम नहीं कहेंगे, पर जो अपने आप को देश विकसित कहते हैं वहाँ पर मंदी मेरे हिसाब से आ चुकी है, और इसका रिपलिंग इफेक्ट हमें भी महसूस करना पड़ सकता है आने वाले समय में। गुजरात से खबर है सर इस तरह की, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे, जहाँ टाइल्स वगैरह बनती है वहाँ पे, वो लोग छोड़ के अब सब घर जा रहे हैं। और बाकी गैस की वजह से जो MSME है या फिर जो छोटे दुकानदार हैं, दिल्ली में ही अगर देखा जाए, जिनका डिपेंडेंसी उस पर थी, वो साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल मंदी, देखिए मंदी कोई ऐसा नहीं है कि मंदी का कोई बादल आ जाता है ऊपर जिसको देख के सब बोले, क्योंकि ओवरऑल जब आप देखते हैं आपके काम में बॉयंसी खत्म हो गई तो उसको मंदी कहते हैं। और अब जिस तरीके से नौकरियों का ले ऑफ हुआ है अमेरिका में, ऑरेकल ने अभी 30,000 लोगों को एक ईमेल भेज कर निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले निकाले थे, गूगल निकाले। कुछ तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से हो रहा है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है, पहले ही कुछ क्या काफ़ी हो रहा था, और बची कुछ कसर ट्रंप साहब ने निकाल दी। ये युद्ध करके मुझे लगता है सारी दुनिया को में उथल पुथल मचा दी है, मिलिट्री तौर पर उस एरिया में, यानी कि ईरान में और उसके आसपास के खाड़ी देशों में, और आर्थिक तौर पे पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है अरविंद डाउन अंडर,
क्योंकि ये आप दुनिया का अगर ग्लोब ले तो उसमें ये डाउन है, मतलब जब राउंड ग्लोब लेते हैं तो उसमें डाउन होता है, और अगर अंडर होता है, और अगर आप फ्लैट नक्शा बनाते हैं दुनिया का तो उसमें डाउन होता है। तो इसको ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर कहा जाता है। तो मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि एनर्जी प्राइसेस वहाँ डबल हो गई हैं पेट्रोल डीजल की, और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही बड़ा शांत सा देश है, वहाँ तक मंदी का असर, सोचिए ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है, वहां तक तो अमेरिका में असर देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में असर देख रहे हैं, तो बीच में तो बचा ही कुछ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मंदी की भविष्यवाणी मैं नहीं चाहता था सत्य हो, पर आपने बात छेड़ी तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अमेरिका की हालत तो खैर अब दिख ही रही है और आप भी बता ही रहे हैं, लेकिन एक चीज बढ़ रही है, वो है ट्रम्प साहब का कॉन्फिडेंस। नहीं, ट्रम्प साहब का कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूंगा। क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस है या क्या है, स्ट्रेटेजी है, मुझे समझ में लगता नहीं आता है है। संतुलन जो मानसिक है वो अब तो लोग बहुत कहने लगे हैं। पीछे अभी अमेरिका में कोई फंक्शन हो रहा था, वहाँ उनकी, मतलब मुझे उनकी शक्ल देख के कुछ तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री है, उसका सबसे ताकतवर व्यक्ति है अमेरिका का प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता है। पर जब उनकी हरकतें मैं देखता हूँ, उनकी बातचीत देखता हूँ, सुबह कुछ, दोपहर बॉडी लैंग्वेज, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, जिस प्रकार को प्रेस को संबोधित करते हैं, पीछे उन्होंने करते करते कुछ हाँ बताएंगे, पीछे उन्होंने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, जो मैं यहाँ आपके पॉडकास्ट में यूज़ भी नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहता। मतलब बहुत ही अजीब और मुझे लग रहा है अब सारी दुनिया को अजीबोगरीब लगने लगा है। पहले तो कुछ लोग थे जिनको लगता था, उनमें मैं भी था, मुझे लगता था कहीं कोई दिक्कत है डिसीजंस लेने में, बातचीत करने पर। अब ज़्यादातर दुनिया को लगने लगा है कि कोई दिक्कत है, और दिक्कत उनके, देखिए एक व्यक्ति का निर्णय कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिल रहा है। आपके सामने है किसी एक व्यक्ति के दिमाग पर कैसे दुनिया उथल पुथल हो सकती है। ये आपको, मुझे लगता है हर व्यक्ति इस टाइम फील कर रहा होगा। वो लोग जो गैस की लाइनों में खड़े हुए थे वो भी, वो लोग जो पेट्रोल डीजल शायद आगे जाके बढ़ जाए वो भी, जिन लोगों को मंदी की एहसास हो रही है वो भी। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन में रास्ते में था, एक एरिया से गुजर रहा था, लगी थी, सिलेंडर ले लेकर लोग खड़े थे। अब तो क्या खुले तौर पे सब चीज़ें दिख ही रही हैं। जी। आप 4 महीने पहले सर आए थे और उस समय आपने रिसेशन की बात एग्जैक्टली अपने आर्थिक गणित की वजह से बताई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये रिसेशन 2008 वाले की तरह ही होगा? ये उससे अलग होगा। इनफैक्ट 2008 वाला आपको याद होगा, लीमैन ब्रदर्स एक अमेरिका में कंपनी होती थी उधार वगैरह देने की, वहाँ पर सब प्राइम क्राइसिस उसको बोलते हैं। लोगों ने मकान की जो किस्तें जाती हैं उसमें डिफॉल्ट हुआ था, उसकी वजह से रिसेशन आया था सारा। उसके बाद यूरोप में आया, दुबई में आया। फिर अरविंद, ये युद्ध से निकला हुआ रिसेशन होगा। ये रिसेशन क्रूड ऑयल की वजह से होगा। ये रिसेशन महंगाई बढ़ने का रिसेशन होगा। अब भारत जैसी अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है कि जो इसकी जीडीपी है वो 55 से 60% कंजम्पशन से बनती है। कंजम्पशन का मतलब होता है आप और हम जाके सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, इससे बनती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो बड़ा सीधी सी बात है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आप सामान कम खरीदेंगे। जो चीज़ आप 2 किलो लेते थे 1 किलो लेंगे, 1.5 किलो लेंगे, या हो सकता है ना भी ले, किसी और चीज़ से गुजारा करें या उसके बिना गुजारा करें। तो इस तरीके से ये रिसेशन, महंगाई वाला जो रिसेशन होता है, और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा अरविंद, यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन। हाँ, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन 2 शब्दों को मिला के बनता है, स्टैग्नेंसी यानी कि ग्रोथ का रुक जाना, और इन्फ्लेशन। और बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि ये आपको दोहरी मार मारता है। दोहरी मार कैसे मारता है आप समझिए। एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, छोड़िए देश को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मैं आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, सैलरी वही की वही है, बल्कि कई दफे तो कट भी जाती है, पर मैं मानता हूँ अभी वही की वही है। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है मंदी में, जब डिफ्लेशन होता है तो मंदी में क्या होता है, मांग गिरती है, और अगर मांग गिरती है तो सामान को सस्ता होना चाहिए। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है कि डिमांड सप्लाई पे चलता है। लेकिन पर यहाँ महंगाई भी बढ़ रही है और उधर से मंदी भी आ रही है, तो ये दोहरी मार है। और बहुत इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये दोहरी मार है। नॉर्मली मंदी में एक तरफा मार होती है, पर इसलिए इस मंदी को मैं अलग बोलता हूँ जो आपने 2008 वाली बताई। और अभी तो देखना है कि ये मंदी किस स्तर तक जाती है अरविंद, क्योंकि अभी तो उर्दू का शेर है, आपकी इजाज़त हो तो करूँ, हालांकि उसका मजमून कुछ और है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। क्योंकि अभी तो जो डैमेज हुआ है वो डैमेज होना अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि युद्ध में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। कोई हर दिन नया दिन होता है, कोई घंटे ऐसी खबर आ सकती है जो आपको चौंका देगी, चाहे वो युद्ध रुकने की हो, चाहे वो युद्ध के एस्केलेट होने की हो। तो अभी मामला चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये
मंदी कहाँ तक जाएगी और कब ये पूरी तरह से दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगी, ये अभी कह पाना बहुत कठिन हो रहा है। पर मंदी आ चुकी है, ये हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है अरविंद, आपको जो इंटरेस्टिंग बात है कि युद्ध में क्या होता है, क्योंकि आप पुराने युद्ध उठा के देखें तो युद्ध में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब आप उसमें घाटे का आकलन करते हैं कि देखें अब क्या क्या नुकसान हुआ और इस नुकसान से उभरने में हमें कितना समय लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। तो अभी तो युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते में आप नुकसान का आकलन नहीं करते। अभी तो युद्ध चलते हुए तो लक्ष्य होता है किसी तरह अपने आप को बचाओ, अपनी जान बचाओ पहले। जब जान बच जाती है, ये मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ तब, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे दुबई लीजिए, अब दुबई में क्या हुआ है कि टूरिज्म खत्म हो गया है फिलहाल के लिए, कौन घूमने जाएगा। आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ना चाहेंगे ऐसे में जब युद्ध चल रहा, पता नहीं मिसाइल वहीं आगे लग जाए। और कल अभी ओरेकल के ऑफिस पे अटैक हुआ है, जो 18 कंपनियों के ईरान ने धमकी दी कि हम अमेरिका की 18 टॉप टेक कंपनी, बोइंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, मेटा है, इन कंपनीज पे हम, इंटेल है, इन कंपनीज पे हम अटैक करेंगे। तो और कर दिया उन्होंने छोड़ा नहीं। तो टूरिज्म खत्म हो गया, रियल एस्टेट जो दुबई का एक तरह से ज्वेल था वो रियल एस्टेट खत्म हो रहा है। तो अभी तो जैसे मैं दुबई का उदाहरण ले रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, पहले भाई जान बचे। प्रॉपर्टी बुर्ज खलीफा के पास थी या शेख जायद रोड पे थी या बर दुबई में थी, ये बाद में देखेंगे, पहले तो अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकलो। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा अरविंद, तो अगर किसी ने 2 मिलियन दिरहम का एक अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा के पास लिया हुआ था, इस समय वो कीमत नहीं देख रहा है, वो तो अपनी जान बचा के पहले भारत या जहां का भी है वहां जा रहा है। जब युद्ध खत्म होगा तो वापस जाके देखेगा कि उसके जो 2 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट था वो 2 लाख दिरहम का रह गया, क्योंकि उसको कोई लेने वाला ही नहीं है। आर्थिक आकलन युद्ध समाप्त होने के बाद होगा, तब आपको पता लगेगा ये मंदी कितनी गहरी जा चुकी है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी एक्सपर्ट थे, उन्होंने उस दौरान ये कहा था, अभी हाल ही की बात है, कि दुबई जो है इस समय भले ही दुनिया उसे किसी भी तरह से देख रही है, बट वो इन्वेस्टमेंट का भी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, जो आप बात बता रहे हैं। मुझे लग रहा है दुबई को कुछ ब्लू आई बॉय के नाम से भी दुनिया जानती है। बिल्कुल, क्योंकि लोग वहाँ सेटल हो रहे थे, भारत के भी कई सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाके सेटल हो गए थे, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे क्रिकेट से हों, जो भी हों, उन लोगों ने वहाँ पर बड़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी में निवेश किया था। टैक्स की वहाँ एडवांटेज मिलती है, पर अब देखिए क्या हालत हो गई, आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है, कोई कह सकता है भाई शुभ शुभ बोलो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, पर मैं काश वैसा बोल सकता। आई फील इट विल नेवर बी द सेम अगेन, कि वो रुतबा जो पहले दुबई का था, मैंने एक उदाहरण लेके बोला है, वो कभी भी वापस नहीं आया। क्योंकि ईरान दुबई से मात्र फ्लाइट से 20 मिनट दूर है। ईरान में एक जगह है किश, साउथ ईरान में, 20 मिनट की फ्लाइट में, यानी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंड कर जाती है, फ्लाइट क्रूज नहीं करती है, बस ऐसे जाती है और ऐसे, इतनी पास है। तो मुझे नहीं लगता कि दुबई वापस उस स्टेज पे आ पाएगा। और अभी तो पहली बात तो इस युद्ध का अंत दिखाई दे तो हम कुछ बात करें कि ये क्या खोया क्या पाया। यहाँ तो अभी युद्ध का अंत नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रम्प साहब की जो स्पीच थी पीछे, वो स्पीच में तो इतनी कंफ्यूज स्पीच मैंने देखी नहीं कि वो क्या चाहते सिवाय अपने महिमा मंडन के। और उन्होंने और तो कुछ किया नहीं, ना कोई युद्ध का रास्ता दिखाया, ना युद्ध की एग्जिट स्ट्रैटेजी दिखाई। बस यही बताते रहे कि भाई पहले भी युद्ध हुए थे, ये भी युद्ध हो रहा है, हमारी आर्मी ऐसी है, हमारी मिलिट्री ऐसी, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया। और जब जब वो कहते हैं ईरान को तबाह कर दिया, तब तब ईरान उतनी पुख्ता तरीके से वापस आता है। और सबसे बड़ी बात ट्रम्प साहब की, आपने शुरू में बात करी थी, 3 बातें मैं बोलूँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं। हम युद्ध जीत चुके हैं, हम युद्ध जीत रहे हैं और हम युद्ध जीत जाएंगे। मुझे ये बताइए कि तीनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये 3 काल आप एक ही दिन में अगर बोल देंगे, सुबह बोलेंगे हम युद्ध जीत चुके हैं, दोपहर को बोलेंगे हम युद्ध जीत रहे हैं, और शाम को बोल देंगे हम युद्ध जीत गए हैं। तो एक ही दिन में आप जीत रहे थे, एक ही दिन में आप जीत गए, और एक ही दिन में आप जीत जाएंगे भी। तो ये तीनों बातें तो एक साथ हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी विडंबना मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब अपना, मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में मजाक बन रहा है, और वो मजाक की एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। सोशल मीडिया पे आप मीम्स देखिए, आप जहाँ भी बात करिए। अब तो दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, अभी इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनसे संबंधित उन्होंने कुछ बात कही, उनकी पत्नी को लेके कुछ बात कही। तो आई थिंक ही इज जस्ट मेड अ जोक ऑफ हिमसेल्फ। पर वो बनाते रहे जोक, दैट इज नॉट द कंसर्न, बट कंसर्न इज कि अपने व्यवहार से आप दुनिया भर को उथल पुथल में डाल दें, दुनिया भर में आप आर्थिक परिस्थिति संकट में डाल दें, संकट में। वो चीज़ मुझे लग रहा है लोगों को खल रही है। सही बात है, एक खता एक गलती और उसका खामियाजा। अच्छा, मैं भी एक लाइन बोलना चाहूँगा, आपने बोला था, अगर आप इजाज़त दें। ज़रूर। महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, मतलब जो
किनारे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। महरूमें हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई। सर ये जरा इसको भी हम समझना चाहें, क्रूड ऑयल की बात आपने की, शुरू में जो है 70-72 से शुरुआत हुई थी वॉर से पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ा 80 के आसपास गया, अब 100 क्रॉस कर चुका है। उसी से एक सीधे सीधे लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर उसका रेट बढ़ता है तो सीधा सीधा असर दुनिया पर और भारत पर भी पड़ेगा। अगर 150 तक गया तो 200 गया तो इकोनॉमी पर किस तरह से असर आएगा? देखिए भारत में तो ऑलरेडी 150 है। जब ये 105-110 के बीच में होता है तो भारत में हम क्रूड बास्केट देखते हैं। क्रूड बास्केट होती है जो हम अल्जीरिया से लेते हैं, जो वेनेजुएला से लेते हैं, जो हम रशिया से लेते हैं, जो हम मिडल ईस्ट से लेते हैं। अलग अलग रेट्स पर आता है और सब जगह से बाय द वे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट अलग होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट अलग होती है। वेनेजुएला का जो ऑयल है वो WTI कैटेगरी का, उसको हम वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, उसमें सल्फर ज़्यादा होता है। उसको हर कोई रिफाइनरी रिफाइन भी नहीं कर सकती, सिर्फ जामनगर की रिफाइनरी जो अंबानी साहब की है वो रिफाइनरी उसको रिफाइन कर, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट आउटपुट भी कम होती है। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी जब वो 105-110 के बीच में आपको दिखाई देता है इंटरनेट पर, अच्छा, या कमोडिटी मार्केट में, तो हमारे लिए ऑलरेडी वो 150 के आसपास होता है। तो हमारे लिए तो 150 वो पहुंच चुका है। पर हाँ चलिए आपको थ्योरेटिकली हम जाएं, जो लिस्टेड प्राइसेस होती है वो अगर 150 पहुंचती है तो भारत के लिए तो वो 200 के आसपास हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जिस देश की अर्थव्यवस्था 87% क्रूड इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो, 60% हम गैस इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने इस आंकड़े की पुष्टि करी। तो ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका डायरेक्ट असर होता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर में आता है, यहाँ पर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि पेंट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल्स हो गए, एयर टर्बाइन फ्यूल हो गया, हवाई यात्राएं हो गई, और बहुत सारी चीज़ों में गैस इस्तेमाल होती है। कांच बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, जहाँ ब्लास्ट फर्नेस लगते हैं, वो सब चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। और अभी तो आपको शायद हैरानी होगी जान के कि हज़ारों के हिसाब से शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 12,000 वेसल्स जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनमें इलेक्ट्रिकल सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, मशीनरी के पुर्जे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देखिए ना यहाँ पर सप्लाई बंद है। अच्छा हमारे वो छोड़िए, आप अपने आ जाइए। बासमती चावल के एक्सपोर्टर्स ने मुझे किसी ने बताया कि हमारे शिपमेंट्स हज़ारों करोड़ के रुके पड़े हैं, वो जा ही नहीं रहे यहाँ से, क्योंकि ना कोई शिपिंग लाइन जाने को तैयार हो रही है, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने को तैयार है। आपको शायद बिल्कुल आपके चैनल के फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को मैं बताऊं कि लंदन में एक IPC है, इंडेमनिटी एंड प्रोटेक्शन क्लब कहते हैं उसको। जितनी भी दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लंदन में उनके हेडक्वार्टर्स हैं। एविवा है, प्रूडेंशियल है, और भी कंपनीज हैं। इन्होंने इंश्योरेंस बंद कर दिया है गल्फ से निकलने वाली शिप्स का, क्योंकि उनको खतरा है। अब तो रेड सी से जो निकल रही है उनको भी खतरा है, जो बाबल मंदेब है, जो दूसरा रास्ता है जहाँ से 12% क्रूड आता है। ये एक्सपोर्ट भी फंसा पड़ा है, इंपोर्ट फंसा पड़ा है, एक्सपोर्ट फंसा पड़ा है। क्रूड ऑयल की आप बात करेंगे तो क्रूड ऑयल का जो दाम है, भारत सरकार ने कोशिश करी है एक्साइज घटा के इसका जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसको थोड़ा सा राहत दी जाए, कुशन किया जाए, तो उनको एक्साइज घटा दिए। पर वो भी अरविंद कब तक रोक के रखेंगे, क्योंकि जब बढ़ती जाएगी लगातार, और अभी बीच में घट गई थी, जब ट्रम्प साहब बयान देते हैं तो घट जाती है, कोई ऐसा बयान देते हैं फिर बढ़ जाती है, तो कब तक वो रोक के रखेंगे ये भी देखने वाली बात है। आखिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनको, आपने देखा प्रीमियम पेट्रोल बढ़ा चुके हैं, कमर्शियल सिलेंडर बढ़ चुका है और बढ़ चुका है, दूसरी बार बढ़ चुका है। तो इनके बढ़ने से आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि कहीं प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट को बॉटम लाइन कहते हैं, जो बॉटम लाइन है इन कंपनीज की, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एक दो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, तो इनकी प्रॉफिट प्रेशर में आ रहे हैं। कुछ तो हो सकता है लॉस में चले गए हो, ये रोज़ के रोज़ तो प्रॉफिट बताते नहीं अपना, हर तीसरे महीने इनको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की वजह से इनको प्रॉफिट बताना पड़ता है। तो अगर ये घाटे में आते हैं तो इनको लाजमी बात है फिर लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि ये कोविड को जैसे हम सब ने मिल के सामना किया था, तो इसका मतलब उनको पता है कि ये संकट कुछ हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर है। कुछ हद तक तो हमारे कंट्रोल में है, पर कुछ एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद फिर हमें भी ये परेशानी सहन करनी पड़ सकती है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसका अभी कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा, और किस हद तक डैमेज होगी। अभी हाल में जो अटैक्स हुए अरविंद, उसमें इन्होंने फिर से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने शुरू कर दिए, न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक शुरू कर दिए। और यहाँ ये देश तो पानी भी समुद्र से लेते हैं,
मुझे लगभग इन सब देशों में जाने का मौका मिला है। इनके यहाँ सैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। क्या करते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक तो होता नहीं, नमक से भरा होता है। इनके यहाँ प्लांट्स हैं जो इस पानी को इस्तेमाल करने लायक बना देता है। अगर उस पर अटैक किए तो ये तो प्यासे मर जाएंगे। ये तो वैसे ही रेगिस्तान है। यहाँ तो अभी गर्मियाँ आ रही हैं। यहाँ टेम्परेचर यूएई में एक जगह है अल एन, मैं वहाँ गया हुआ हूँ और मैं जानबूझ के उसी समय गया था, जुलाई अगस्त में, जब यहाँ टेम्परेचर मैंने अपने खुद थर्मोमीटर में कार पर देखा था 59 टेम्परेचर था। तो आप समझिए ये गर्मियों के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर पानी की अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गई, अगर पानी को हिट कर दिया ईरान ने, तो ये कहाँ का कहाँ जा सकता है। तो भारत के लिए, जहाँ तक आपका सवाल था कि भारत के लिए, मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल संकट बहुत बड़ा है। हम अभी किसी ऑल्टरनेट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इलेक्ट्रिक हो चाहे सोलर हो चाहे विंड एनर्जी हो, कि हम ऑयल नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक इंडक्शन और घर में कुकिंग वगैरह का इंतजाम कर दिया है, पर अगर पेट्रोल डीजल पर बात आ गई तो कहाँ से हम करेंगे, क्योंकि या तो कीमत बढ़ जाएगी। दो चैलेंजेस है, कीमत का चैलेंज है, दूसरा सप्लाई का चैलेंज है। तो मुझे लग रहा है कि फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करते हैं कि ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आए। सर, अगर हम इसे सिंपल वे में समझना चाहें कि आम आदमी को अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले किन सब चीज़ों पर असर? देखिए, असर आपने सिलेंडर की लाइन तो आपने देख ली, वो तो आपने देख ली। अब दो फ्रंट पे चैलेंज है। एक कीमत का चैलेंज है, प्राइस, यानी कि प्राइस पेट्रोल डीजल की बढ़ती है और खासकर डीजल की, तो वो सब चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला चैलेंज आएगा महंगाई का। दूसरा फ्यूल का चैलेंज आएगा। अगर किसी वजह से फ्यूल सप्लाई रुक गई, ये युद्ध और बढ़ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला हो गया, बूट्स ऑन ग्राउंड जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम जमीन पे सैनिक उतारेंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक लोगों को मुझे लग रहा है कि थोड़े से रिसोर्सेज को कंजर्व करना शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा सा आपको, इसको हम किफ़ायत कहते हैं, फ्रूगल हो जाना चाहिए। लोग तो ये इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, इकट्ठा करने से मेरा मतलब, इकट्ठा आप क्या कर लेंगे? आप आटा, दाल, टूथपेस्ट, ये सब इकट्ठा करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको एनर्जी में आपको कंजर्वेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपका सिलेंडर गैस का 1 महीना चलता है तो कोशिश करिए उसको 1.5 महीना, पौने 2 महीने चलाइए। और उसका तरीके हैं, आप घर में 5 बार दिन में चाय मत बनाइए, 3 बार खाना मत बनाइए। 1 बार बना लीजिए, सुबह का बनाया खाना दोपहर को शाम को खा लीजिए। और रेस्टोरेंट में तो आप 5-5, 3-3 दिन पुराना खाना खाते हैं जाके, आपको थोड़ा ना पता होता कितना पुराना दिया है। सब नहीं होते ऐसे, पर होते भी हैं। जहाँ तक पेट्रोल डीजल का है, गाड़ी का है, अगर ये संकट गहराता है, भारत सरकार ने अभी पास ऑन नहीं किया आम आदमी को, पर हो सकता है पास ऑन करे। देखिए, मैंने कहा 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। दूसरा है कि मान लीजिए सप्लाई रुक गई तो फिर क्या करेंगे, या सप्लाई में कमी आ गई, हो सकता है राशन करके मिलने लग जाए आगे, ये भी सिचुएशन आ सकती है। बहुत बढ़ गया और सब तरफ से सप्लाई रुक गई। हालांकि भारत इस समय 40 से ज़्यादा देशों से अपना क्रूड ऑयल ले रहा है। पर देखिए, लड़ाई में क्या है, एक कहावत होती है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो लड़ाई तो किसी भी एक्सटेंट तक बढ़ सकती है, हमें नहीं पता कहाँ तक पहुँच जाए। जब शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा था, अरविंद, के बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और ये कंट्रीज भी प्रभावित, तो किसी ने नहीं सोचा था। सो वॉर कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो इसलिए बेटर है अगर आप कंजर्व करके चलेंगे तो आप, क्योंकि कंजर्व करने की भी आदत डालनी पड़ती है, ये तो बहुत कठिनाई होती है। तो कंजर्व करने का, और जहाँ तक पेट्रोल डीजल का है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो वगैरह जो बिजली पे चलती है, वो यूज़ करना शुरू करिए, तो यही हो सकता है। तो बाकी आई थिंक, और दूसरा लोगों को क्या करना चाहिए कि जिस मंदी की हम बात कर रहे हैं, अगर उस मंदी की आंच भारत पर भी आती है, जो कि आती दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो आई थिंक ऐसे में लोगों को, वैसे तो मैंने एक मंदी का अलग से मैनुअल बनाया हुआ है कि जब मंदी देश पे आ जाए, क्योंकि यहाँ अभी आई नहीं है ना, मुझे आने की भारत में पूरी मंदी उम्मीद है, तो मैं उसको अननेसेसरली उसका बखान करके लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ। बट ब्रॉडली मैं बता देता हूँ कि आपको अपने बड़े खर्चे थोड़े से टाल देने चाहिए। मकान लेना है, बहुत ज़रूरी नहीं है, टाल दीजिए थोड़ा टाइम, पोस्टपोन कर दीजिए। कोई बड़ा और खर्चा करना है, कोई बड़ा फंक्शन करना है, 500 आदमी बुलाने हैं, कोशिश करिए 50-100 बुला के काम कर दीजिए, अपना खर्चे कम कर दीजिए। तो आई थिंक फ्रुगैलिटी, जिसको अगर मैं बिल्कुल सस्ती भाषा में बोलूँ अरविंद, तो थोड़ी सी कंजूसी कभी कभी करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने पास लिक्विडिटी बना के रखिए। यू शुड हैव कैश इन हैंड। अच्छा, आपके पास बैंक में पैसा होना चाहिए ऐसे वक्त में, क्योंकि हो सकता है आपका बजट ऊपर नीचे जाए, या आपको एकदम ऐसा खर्चा करना पड़ जाए जो कि ऐसी महंगी चीज़ खरीदनी पड़ जाए ना चाहते हुए भी, इस सारी शॉर्टेज की वजह से। तो आई थिंक यू शुड हैव, जो जिसके हाथ में, देखिए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अरविंद, कोविड जब आया था
तो मुझे याद है, क्योंकि मैं तो कोविड पे लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था और बहुत क्लोजली लोगों के घर के बजट्स, लोगों की नौकरी कैसे रुकी हुई थी, बिजनेस कैसे रुके हुए थे, उसको एनालाइज कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों के पास लिक्विडिटी थी उस टाइम, उन लोगों ने उस लॉकडाउन और कोविड के पीरियड को रिलेटिवली आसानी से काट लिया। दिक्कत उन लोगों की आई जिनके पास, जो बिल्कुल एक गांव में कहावत होती है, आई चलाई। आई चलाई का मतलब होता है जितने पैसे आए खर्च दिए, फिर आए फिर खर्च दिए, फिर आए फिर खर्च दिए। कुछ बचत नहीं होती है, कोई लिक्विडिटी बैंक में बैलेंस नहीं होता है, बस काम चलता रहता है। उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आई। तो अगर आप लिक्विडिटी हाथ में रखेंगे थोड़ी सी और सेंसिबली चलेंगे, तो मुझे लगता है अभी तो हम कोशिश करते हैं ना ही आए, पर अगर आती भी है तो आई थिंक यू विल बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। बट सर, सिचुएशन जिस तरह से है अभी के हालात की अगर बात करें, अभी तो आपने भी कहा कि ये कब तक क्या चलेगा, वॉर का कुछ पता है नहीं एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज भी रुक जाती है तो भी नुकसान तो इतना हुआ है कि उबरने में टाइम कुछ लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और जहाँ हो रही है वहाँ तो जहाँ तक कतर की बात है, वहाँ तो कहते हैं 3 से 5 साल लग सकते हैं, इतना डैमेज हो चुका है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब लड़ाई रुकती है, मैंने इस बात का जवाब दिया कि जब लड़ाई रुकती है तब आप जाके देखते हैं कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, क्या पाया, क्या खोया। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तो लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई चलती है तो रोज नई नई क्रूड ऑयल की कीमतें होती हैं, कभी 105, कभी 110, कभी 115, और फिर ट्रम्प साहब के बयान के साथ प्राइसेस स्वे कर रही हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल की हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, वो ऊपर नीचे ट्रम्प साहब के बयान के साथ चल रही है। तो आई थिंक अभी इस समय, आजकल तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बोला, अरविंद आप पॉडकास्ट करते हैं, मैंने बोला आजकल के पॉडकास्ट इस सब्जेक्ट पे बुलेटिन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आज जो आपने कहा, हो सकता है वो एक हफ्ते बाद उसमें से कुछ भी काम का ना रहे, क्योंकि हमने तो आज जो बात करी और एक हफ्ते में तो लड़ाई में तो पता नहीं क्या से क्या बदल जाए। सो मैंने इसको नया नाम दिया, दिस इज नाउ अ पॉडकास्ट बुलेटिन, बिकॉज बुलेटिन का मतलब होता है जो समय समय पर आता रहे हाँ। और उस समय की चीज बताए आपको। सो इसको आप एक बुलेटिन की तरह ले, और हो सकता है हम जो बात कह रहे हो, आपके तो शॉर्ट्स और रील्स और क्लिपिंग बहुत देर तक चलते रहते हैं, सो मे बी दे विल हैव टू बी अपडेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट। नहीं, अब तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी की बात हो रही है, तो इसको जल्द से जल्द हम तुरंत लग जाएंगे इसको पब्लिश करने में। जी। थोड़ा सा अब सर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे भी बात कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में पैसा डालना सही है या फिर रुकना? आपका मार्केट से मतलब शेयर मार्केट से? जी, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पे देखिए, शेयर मार्केट बहुत पिटी है। 25-26 हज़ार निफ्टी घूम रहा था जिस समय युद्ध शुरू हुआ, और आज वो 22,000, 22,500 के आसपास, 22,000 के आसपास आ गया है, 22-22.5 के बीच में। बहुत डीप करेक्शन है, और ज़्यादातर लोगों ने, अरविंद, जो नए इन्वेस्टर्स आए थे कोविड के बाद, उन्होंने कभी ऐसा टाइम देखा ही नहीं था। उन्होंने तो एक ही डायरेक्शन देखा था, क्योंकि कहाँ कोविड में 7,500 मार्केट होती थी। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हम लोग निफ्टी को, जो लोग सेंसेक्स ट्रैक करते हैं उनको मैं बता दूं कि हम निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करते हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स में 30 होते हैं, तो निफ्टी ज़्यादा थोड़ी सी ऑथेंटिक होती है, निफ्टी ज़्यादा कवरेज उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं निफ्टी को लेकर, बात एक ही है, आप तो चाल दोनों की साथ साथ ही चलती है। तो इन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसा, एक ही डायरेक्शन देखा था। तो मेरे से तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी ये क्या हुआ, हमने तो मार्केट तो हमने कभी ऐसी देखी नहीं। तो उनको मैं पहले कहना चाहूँगा, आपके जवाब, आपके इन्वेस्टमेंट वाले सवाल पे आने से पहले, कि ये मार्केट ऐसी ही है। अगर मार्केट, अरविंद एक बात का जवाब दीजिए, एक ही डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, सिर्फ ऐसे, तो फिर तो आप भी पॉडकास्ट करना बंद कर दीजिए। आप सब काम, ये हमारे कैमरा वाले भैया बैठे हैं, ये भी काम करना बंद कर दें, आपके एडिटर साहब ये भी काम, क्यों? क्योंकि आज 1 लाख लगाइए और फिर 1.5 लाख ले जाइए महीने बाद, फिर 1.5 लाख लगाइए, फिर 2 लाख ले जाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 3 ले जाइए। मार्केट तो ऐसे जा रही है ना, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आप अपने बिजनेस, नौकरी छोड़िए ना, फिर ये सब करिए, पर मार्केट तो ऐसी ही है, जब ऊपर नीचे जाएगी। मुझे मार्केट में, अरविंद, 36 साल हो गए मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए। उसमें 1990 का रिसेशन आया, .com बबल बस्ट हुआ था, तब वो एकदम से क्रैश हुई थी मार्केट, वो आया। 2008 का रिसेशन देखा, कोविड आया, बीच में भी और बहुत सारी घटनाएं घटी, तो मार्केट ने हिचकोले खाए, नीचे आई, पर ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ ऊपर ही रही। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल मार्केट जिस फेज से गुजर रही है, उसमें इन्वेस्टर को एक तो पैनिक नहीं करना चाहिए। आपके अब सवाल पे मैं सीधा आता हूँ, क्योंकि लोग पैनिक करके सोचते हैं अब तो बस सब डूब गए, मर गए, लुट गए, ये नहीं सोचना चाहिए। तो पैनिक करके क्या होगा, आप लॉस पर बेच देंगे, और अगर आपने लॉस पर बेच दिया
तो आप फिर अपना लॉस बुक कर लेंगे और फिर शायद कभी भी आप मार्केट की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। आप कहेंगे यार मैंने तो घाटा खाया हुआ है, मैं तो ये काम नहीं करूँगा। तो आई थिंक मार्केट में उसी ने कमाया है अरविंद, आपकी पॉडकास्ट में पहले भी मैंने ये बात बोली थी, जिसने लंबे वक्त तक मार्केट में टाइम बिताया है। तो और लंबा वक्त में मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए है, मार्केट आपको अमीर बनाने के लिए, मार्केट आपको नंबर ऑफ एक्स टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। उसके लिए आप 10 साल 5 साल 5 से 15 साल का होराइजन रख के चलिए। बीच बीच में ऐसे 1-2 साल आएंगे जो आपको एकदम ऐसा दिखाएंगे कि अब तो सब चारों तरफ अंधेरा है और ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, वगैरह वगैरह। बट आई थिंक जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो ऐसे मौके ढूंढता है मार्केट में एंटर करने के लिए। वॉरेन बुफे साहब बोलते हैं जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए। और मार्केट की आपको एक मैं इंटरेस्टिंग, आपने क्योंकि मार्केट का सवाल पूछा है, अगर आप मार्केट को जो लोग फॉलो करते हैं उसमें रोज FIIs और DIIs के आंकड़े आते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज इतना बेचा और हमारे जो देसी बॉयज हैं DIIs हैं उन्होंने इतना खरीदा। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके सवाल में से निकल के आता है वो सवाल, इसमें ये जवाब भी आ जाएगा और मेरा सवाल भी होगा कि इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs जो होती हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं, जो ये बड़ा पैसा डालती हैं, जिनको मैं देसी बॉयज कह रहा हूँ, जिनको आप DII कहते हैं, इनके यहाँ बहुत पढ़े लिखे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए। हर कंपनी के पास, हर AMC के पास दर्जनों के हिसाब से रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि बहुत ही डीप जाके फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करते हैं और निकालते हैं। और सभी के सभी म्यूचुअल फंड्स लगातार इस गिरती मार्केट में माल खरीद रहे हैं। तो क्या वो सारे ही रिसर्च एनालिस्ट जो लगातार खरीद रहे हैं सभी, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े, हम नाम नहीं लेते किसी का, जब तक अरविंद की पॉडकास्ट को वो कोई पेमेंट ना करे मैं उनका नाम क्यों लूं, लगभग सभी के सभी AMCs दे आर बाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि म्यूचुअल फंड या मार्केट चलिए लंबे वक्त के लिए, और हम आज ले रहे हैं तो हम आपको 5-7 साल बाद इस पैसे को ग्रो करके दिखाएंगे। अब किसी ने अगर 6 महीने में बेचना है, 3 महीने में बेचना है, तो वो तो घाटा खाएगा। तो आई थिंक मार्केट राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, बट इस समय इतने शेयर्स के प्राइसेस अट्रैक्टिव हो गए हैं, जो लोग ढूंढते थे प्राइस, यार काश ये शेयर इस प्राइस पे मुझे मिल जाता, ये तो रखने वाली चीज है, ऐसे आपको सुनते होंगे लोग बात करते हैं। वो प्राइसेस आ चुकी हैं बहुत सारे शेयर, क्योंकि सेंटिमेंट इतना डाउन है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प। इतना नीचे आ चुका है सेंटिमेंट कि लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव। तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके, आपके सवाल का जवाब का आखिरी हिस्सा, थोड़ा थोड़ा करके ये लेने का मौका है और लंबे वक्त के लिए लेने का मौका है। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है इन्वेस्टर्स बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। कारण अच्छे नहीं है अपॉर्चुनिटी, कारण तो खराब है, पर एज एन इन्वेस्टर तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पिछली बार भी बात हुई थी सर, तो और ये लोग जानते ही हैं कि अगर कोई खुद से शेयर को नहीं मैनेज कर सकता है तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, और उसी में से एक है SIP। तो SIP को अगर मैं सीधे सीधे जानना चाहूँ तो उसको लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए या अभी पॉज करें? अगर आपने SIP ऐसे टाइम बंद कर दी तो आपको SIP करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि SIP का पर्पज़ ही यही था कि आप अलग अलग लेवल्स पे खरीदे। तो अब तो गिरे हुए लेवल पे आज जो आपका SIP में पैसा जा रहा है वो इस लेवल पे जा रहा है, वो जो पैसा गया था पहले, आज से 3 महीने पहले, वो उस लेवल पर गया। तो SIP का तो पर्पज़ ही यही है कि आप अलग अलग लेवल्स पे घुसे। तो अब तो वो लेवल आया है, SIP बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि SIP का नज़रिया 10 से 15 साल का होना चाहिए, और 10 से 15 साल में कई ट्रम्प साहब आएंगे, कई ट्रम्प साहब जाएंगे, ऐसी कई घटनाएं घटेंगी। SIP वालों को पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप SIP इतने छोटे टाइम के लिए आए हैं तो आपको SIP करनी नहीं चाहिए थी। गोल्ड को लेकर ये कहा जाता है सर कि जब भी विकट परिस्थिति होती है तो वो सबसे सेफेस्ट एक ऑप्शन है, तरीका है। और गोल्ड में ये देखा भी गया है कि जब भी कोई विकट परिस्थिति होती है तो रेट एक अच्छा और बढ़िया हो जाता है, लेकिन इन दिनों में देखा जाए तो रेट नीचे गए हैं। तो क्या ये जो एक स्टेटमेंट है जो ये दिमाग में बना हुआ है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है? गोल्ड का एक रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार का नाम है डॉलर इंडेक्स। वो रिश्तेदार ने गोल्ड को थोड़ा धोखा दिया है, वरना आप ठीक कह रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ती हैं तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, ऐसे में लोग लेते हैं। पर हुआ क्या कि गोल्ड के जब कीमत $5400 पहुंच गई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई। क्रूड ऑयल की प्राइस चढ़ने से, रिश्तेदारी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ जाके रिश्तेदारी जोड़ती है, क्रूड ऑयल चढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ा। तो डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज होती हैं, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन,
कनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोमा, इन 6 करेंसीज को मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनता है। ये इंडेक्स बढ़ गई। इंडेक्स बढ़ने से क्या हुआ अरविंद, समझिएगा, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड होती है वहाँ पर 10 साल के 30 साल के सरकारी बॉन्ड होते हैं, वो 4.5 पहुँच गई। अमेरिका में 4.5% ब्याज बहुत बढ़िया ब्याज माना जाता है। यहाँ तो सेविंग्स अकाउंट में भी इतना नहीं मिलता, इतना मिलता है लोग परवाह भी नहीं करते। ऐसा माना जाता है वहाँ पर कि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो लोग सोने में से निकाल के वहाँ पैसा लगाते हैं। सट्टेबाजों का काम है। आपने देखा गिर के $4,000 तक आ गई थी, यानी कि 1,30,000 प्रति 10 ग्राम भी नीचे आ गया था। अब तो बढ़ के फिर वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। बहुत उतार चढ़ाव है। मुझे लगता है आपकी बात का सीधा जवाब दूं अरविंद, गोल्ड इस समय आपको अच्छा मौका दे रहा है। जो लोग बार बार ये सवाल मेरे से पूछा जाता था कि क्या मौका हम चूक चुके हैं, क्या अभी ये जो 1,70,80 हज़ार इस पर भी हम अभी ले सकते हैं। मुझे लगता है इस समय वो बस जो आपके निकल गई थी वापस आपके दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। निवेश की सलाह तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा। हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा मौका है। जो मैंने स्टॉक मार्केट के लिए कहा वही मैं गोल्ड के लिए कहना चाहूँगा। और गोल्ड अगर आप मार्केट के लिए तो मैंने 10 से 15 साल का, गोल्ड के लिए मैं कहता हूँ अगर आप 2 से 5 साल भी इसको रख लेंगे, इस लेवल पे खरीदा हुआ गोल्ड इज़ वेरी अट्रैक्टिव। शेयर के लिए सर एक चीज़ और भी लोग देखते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, कितना और गिरे, थोड़ा और गिर जाए, थोड़ा और गिर जाए टाइप्स, इस तरह से वेट करते हैं। बॉटम पता लगाना बहुत कठिन होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि गोल्ड कैसे और नीचे जाएगा तो और नीचे ले, और शेयर मार्केट क्या और नीचे जाएगी। देखिए, बॉटम पता लगाना मार्केट में इम्पॉसिबल होता है। कभी आपका तुक्का लग जाए तो बात अलग है, किसी ने लिया बिल्कुल जब बॉटम पे था, किसी ने, कोई तो लेगा ही ना। बिल्कुल। पर इसका पता लगाना बहुत कठिन है, इसीलिए एसआईपी बनी है। और ये एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड की नहीं होती, एसआईपी गोल्ड में भी है। एसआईपी इज अ मेथड, एसआईपी इज नॉट नेसेसरली अ प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड वाले चलाते हैं। एसआईपी मतलब आप सिप कर करके थोड़ा करके आप ले, तो उसमें बॉटम की फिर चिंता नहीं है ना। अगर आपने आज गोल्ड 1.5 लाख पे खड़ा है तब भी ले लिया, कल को क्रूड ऑयल की कीमत और बढ़ गई, गोल्ड और गिरेगा, हो सकता है 1,40,000 आ जाए, आपने तब भी ले लिया। और गिरेगा 1,30,000 आ जाए, आपने तब भी ले लिया। 1,20,000 आ जाए, आपने तब भी ले लिया। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अलग अलग लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, तो फिर आपको चिंता नहीं है। मैंने ये ऐसा मेथड है अरविंद जिसमें बॉटम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बॉटम ढूंढे तो आप बॉटम ढूंढते ही रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा बॉटम कब आई कब निकल गई। देन इट विल मेक योर, तो एसआईपी को ऐसी चीज बनाई गई है जो इस बॉटम ढूंढने की तलाश को आसान बना देती है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि अगर मैं इस सिचुएशन में किस सेक्टर्स में पैसे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर वो समझना चाहें। 2-3 सेक्टर्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा इस वक्त क्योंकि मार्केट बहुत डिप्रेस्ड है। आई थिंक डिफेंस इज ऑन द टॉप। एफएमसीजी को मैं ऊपर रखना चाहूँगा। आप कह रहे थे ना लोग इकट्ठा कर रहे हैं खरीद के, एफएमसीजी को मैं रखना चाहूँगा। तीसरा एनर्जी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स पे मैं इस समय बुलिश हूँ और मुझे लगता है 3 सेक्टर्स यहाँ से ऊपर जाएंगे। भारत का अभी डिफेंस का एक्सपोर्ट का आंकड़ा आया, 38,000 करोड़ एक्सपोर्ट हमारा हो गया है, जो पीछे 25 था। ये इस युद्ध की वजह से बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो आई थिंक दीज आर द 3 सेक्टर्स विच यू कैन कीप इन माइंड। हालांकि मैं ये मानता हूँ अरविंद, जब मार्केट सुधरेगी तो सभी सेक्टर सुधरेंगे। और ऑफ कोर्स एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज एआई पर काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप उनको पता लगा सकते हैं तो वो भी आप इन 3 में चौथा सेक्टर जोड़ सकते हैं। 3 कौन कौन से हो गए सर? डिफेंस, एफएमसीजी, एनर्जी और चौथा एआई। आपने खैर वैसे बता ही दिया स्टॉक मार्केट को लेकर, लेकिन क्या उसमें कुछ और करेक्शन आएगा या फिर ये है अपॉर्चुनिटी है ही? काश मेरे पास डोनाल्ड ट्रम्प साहब का सीटी स्कैन होता और मैं ये पता लगा सकता कि अभी ये बुद्धि और कहाँ तक जाएगी, तो मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब देता। पर हाँ, अगर लड़ाई बढ़ती है, अगर एस्केलेट होती है यहाँ से और युद्ध और विध्वंसक हो जाता है और ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो जाता है, तो मार्केट में करेक्शन आएगी। देखिए मार्केट में क्या है अरविंद, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करती है, बुरी खबर को भी हजम कर जाती है, पर अनिश्चितता को हजम नहीं कर पाती। ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, कितने दिन चलेगा, कितना बढ़ेगा, क्या तेल के दाम और ऊपर जाएंगे, क्या इसमें और देश भी जुड़ जाएंगे, क्या ये फुल फ्लेश्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या इसमें न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा। ये जो सवाल है इनके कोई भी जवाब नहीं दे सकता इस पर, ज्योतिषी भी नहीं दे। ज्योतिषी ये बता देंगे आपको कि युद्ध शायद ये दशा चल रही है, ये इतनी चलेगा, पर ये सवालों का जवाब देना तो बहुत कठिन है। सो आई थिंक मार्केट कैन गो इनटू फर्दर करेक्शन। सिल्वर और कॉपर को लेकर अगर समझना चाहूँ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या अपॉर्चुनिटी? अभी फिलहाल सिल्वर गोल्ड के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, पर सिल्वर की क्योंकि ड्यूअल पर्सनैलिटी है, एक सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक सिल्वर इंडस्ट्री का है। 55% सिल्वर आपको पता होगा कि वो कंज्यूम हो जाता है
AI डेटा इक्विपमेंट में, सोलर सेल्स में, EVs में, अगर रिसेशन आता है तो इन चीज़ों के डिमांड पर असर दिख सकता है। फिर हो सकता है सिल्वर गोल्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल पाए। तो इसलिए मैं, हालांकि अभी सिल्वर जैसा मैंने गोल्ड का बताया वो सिल्वर को अप्लाई करता है, फिर भी मैं चाहूँगा कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो गोल्ड पे उनको नज़र बना के रखनी चाहिए ज़्यादा सिल्वर के मुकाबले, क्योंकि अगर फुल फ्लेश्ड ग्लोबल रिसेशन आ गया तो ये जो मैंने चीज़ों के नाम लिए, सोलर सेल्स हो गए, AI डेटा इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हो सकता है इनकी डिमांड गिर जाए। अगर इनकी डिमांड गिरती है तो सिल्वर की डिमांड भी गिर जाएगी, तो फिर हो सकता है सिल्वर गोल्ड के साथ कदम से कदम मिला के ना चल पाए। बट फॉर द टाइम बीइंग बोथ आर गोइंग अप एंड डाउन टुगेदर, दोनों में बराबर की ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी बनी हुई है। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं सर। प्रॉपर्टी में क्या अभी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में तो अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कंस्ट्रक्टेड में भी जो अल्ट्रा लग्जरी है, आपने सुना होगा गुरुग्राम में 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं, 200 करोड़, 150 करोड़ के अपार्टमेंट है, 80 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं, वो तो अभी भी बुलिश है। पर अगर आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, और मैं प्रॉपर्टी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक टिप देना चाहता हूँ, हालांकि टिप्स मैं टिप रूप में बोलता नहीं कभी, ठीक है। आप लैंड पर नजर रखिए और लैंड में कहाँ इन्वेस्ट करिए, वहां इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए एक शहर है, उदाहरण लेता हूँ जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, जो टियर 2 सिटीज हैं, जैसे जैसे अरविंद ये शहर जहाँ फैल रहे हैं, आप देखेंगे शहर चलता है, शहर चलता मतलब ट्रैफिक चलता नहीं है, शहर चलता है मतलब शहर फैलता है बाहर की तरफ। तो जो ये बाहर की तरफ फैलता हुआ शहर है, इस जगह आप लैंड लीजिए। अगर वो वहां पर टाउन प्लानिंग वहां तक पहुंचती है तो सडनली लैंड की प्राइस, तो अगर रियल एस्टेट को आपने देखना है तो लैंड देखिए, पहली बात। दूसरी बात, लैंड कहाँ देखिए? जहां पर शहर जिस डायरेक्शन में चल रहा हो, वहां पर अगर आप लैंड लेते हैं तो अगले 2 से 5 साल में, चलिए 2 साल में हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मालूम नहीं युद्ध कहां ले जाए। बाकी ये सच है अरविंद के युद्ध में रियल एस्टेट पर भी असर होता है, और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के परचेजेस अभी टाल दिए हैं। प्रॉपर्टी वाले मुझे बताते हैं, अभी आजकल सर मामला ऐसे ही, अभी थोड़ा ये चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, तो इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं। तो जब माहौल डिस्टर्बेंस का हो, जब माहौल अनिश्चितता का हो, तो ऐसे में प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है। फिर भी कोई करना चाहता है तो लैंड इन अ मूविंग टाउन, वो शहर जो फैल रहा है उस फैलते हुए रीजन में अगर आप लैंड लेते हैं, दैट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये कहा जा सकता है सर कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो रियल एस्टेट स्लो होगा? बिल्कुल स्लो होगा। अगर लोन महंगे हो जाते हैं तो बहुत सारे मकान तो लोन से लिए जाते हैं, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, रहने के लिए लेना है तो कंस्ट्रक्टेड ही लेंगे आप, हालांकि लोग लैंड लेके भी बनाते हैं, बट आई थिंक अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ये अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज, फ्लैट्स, आई थिंक इस वक्त वो अवॉइडेबल है। और वैसे भी सप्लाई इतनी आ रही है इंडिया में अरविंद, जिस शहर में आप जाएं आपको नए नए डेवलपर्स नए नए इलाकों में नए नए प्रोमिसेस करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है उसमें अब स्टेगनेंसी का रुख आ गया है, और जब सप्लाई बहुत बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जाते हैं, और अगर लड़ाई बढ़ेगी तो ये आपको नीचे की तरफ जाते दिख सकते हैं। लड़ाई बढ़ेगी तो ईश्वर न करे कि लड़ाई बढ़े, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती है, और जैसा मैंने इंट्रो में कहा है कि लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, और आपसे मैं समझूंगा कि क्या करें अगर 200 के पार अगर वाकई जाता है क्रूड ऑयल का रेट, या वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होता है, तो क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो गाड़ी वाड़ी कम चलाइए, और उसका मैं वैसे जवाब दिया कि अपना थोड़ा सा फ्रूगल हो जाइए, थोड़े से कंजूस हो जाइए, अपने रिसोर्सेज को बचा के रखिए, क्योंकि महंगाई का असर आपको अपने बजट, घरेलू बजट पर दिखाई देगा। जो खर्चा आपका किचन अगर चलता होगा 20-25 हज़ार रुपये महीने में, हो सकता है उसको 30-35 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़े, और आपकी तनख्वाह उतनी होगी, और नौकरी भी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए ये भी एक, क्योंकि देखिए मंदी का असर बहुत दूरगामी होता है, इट इज़ गॉट अ वेरी फार रीचिंग इफेक्ट। तो मंदी किस एक्सटेंट तक आती है, कहाँ आती है, ये तो सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व होगी वहाँ पर चलेगी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर को मुझे लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट को फैला देना चाहिए। अगर आप एक ही एसेट में पार्क्ड हैं, मान लीजिए सारा का सारा आपने बैंक में रखा हुआ है, सारा का सारा शेयर मार्केट में रखा हुआ है, सारा ही पैसा गोल्ड सिल्वर में लगा रखा है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इस पैसे को फैला देना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ FD लिक्विडिटी रखिए अपने पास, कुछ म्यूचुअल फंड्स, SIP जो आप करते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट्स में, और कुछ गोल्ड एंड सिल्वर में, म्यूचुअल फंड्स में। तो अलग अलग जगह से आपको इसको स्प्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि जब रिस्क बढ़ जाता है अरविंद, तो ऐसे में फिर मल्टी एसेट एलोकेशन अच्छा होता है, क्योंकि कोई एक एसेट क्लास बुरी तरह से हिट कर सकती है। जैसे इस समय आपको स्टॉक मार्केट दिखाई दे रही है, गोल्ड इतना बुरा हिट नहीं हुआ है, $5600 पीक था, जैसे लड़ाई शुरू $5400, तो अभी भी हम $4700 पे बैठे हुए हैं।
तो गिरा बीच में, पर उसके बाद रिकवर कर गया। आप देखें $4,000 से रिकवर करके $4,700 तक आ गया है। तो गोल्ड उतना बुरा नहीं गिरा है जितना शेयर मार्केट गिरी है। तो अगर आप मान लीजिए खाली शेयर मार्केट में है होते और हैं, तो आपको तो इस समय शेयर मार्केट पे देख देख के डिप्रेशन आ रहा होगा। सो बट इफ यू आर इन अ मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, तो फिर आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहूँ दर्शकों को और समझना चाहूँ कि मान लीजिए 10 लाख है किसी के तो पास, 2-2 लाख 5 एसेट्स में, बड़ा सीधा सा बात है। 2 लाख स्टॉक मार्केट, हाँ। 2 लाख म्यूचुअल फंड्स, 2 लाख गोल्ड सिल्वर, 2 लाख की एफडी रखिए और 2 लाख रुपए रियल एस्टेट में रखिए। इस तरीके से फैला के। और जो लोग ये सोच रहे हैं 2 लाख रुपए का कौन सा रियल एस्टेट आता है, तो मैं REIT और इनविट की बात करना चाहूंगा, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, आप 10,000 रुपए का भी रियल एस्टेट ले सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड होता है। आपके पैसे से वो ऑफिसेस वगैरह ले लेते हैं, उसका किराया भी आपको देते हैं। जितने लोगों ने मिलकर लिया होता है उन सब में बांट दिया जाता है। कल को प्रॉफिट होता है प्रॉपर्टी बेचने पे, वो भी बांट दिया जाता है लोगों में। दैट्स कॉल्ड REIT एंड इनविट। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो छोटे पैसे से भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी के लिए करोड़ या कई लाख या व्हाटएवर चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते हैं। आपके हिसाब से कौन सी वो गलती है जो बहुतायत हो रही है और हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना आई थिंक एक ही जगह सारा पैसा रखना, पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया रखना। दूसरी गलती, जैसे कुछ लोग मिल रहे हैं जिन्होंने गोल्ड 1,80,000 पे लिया हुआ था और 1 महीने के लिए कहते मैंने लिया था। कहते हैं साहब जैसे ही हमने लिया, बस वो 2-4 दिन बाद ही वो तो पलट गया, तो वापस आके गिर के 1,40 पे आ गया, 1,30 पे आ गया, पीछे तो 1,30 से भी नीचे चला गया था। तो इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में रहना दूसरी गलती। और तीसरी गलती, पैनिक करना। अगर आप पैनिक करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप घाटे पर अपना एसेट बेचकर चले जाएंगे और घाटा बुक कर लेंगे। सो सारा का सारा एक ही जगह लगाना, ये भी एक गलती है। किसी ने सारा प्रॉपर्टी में ही लगा रखा है। अब प्रॉपर्टी में एक दिक्कत क्या है अरविंद, कि वो लिक्विड नहीं होती। यू कुड बी वेरी रिच बट लिक्विडिटी वाइज यू कुड बी वेरी पुअर। एक साहब मेरे को मिले, उनके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी। आपको हैरानी होगी सुन के, उनके पास अगले महीने का राशन खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही थी। उन्होंने बेचने पे लगा रखी थी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी कि एक भी नहीं बिक रही थी। अच्छा, मैंने उनको कहा प्रॉपर्टी प्लेज करके लोन ले लीजिए। कहते नहीं सर, मैं लोन नहीं चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ उनको। लोन लेके तो मैं फंस जाऊंगा। मतलब अगले महीने के घर के राशन के पैसे नहीं थे, पर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास थी। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी वाइज पुअर, नेट वर्थ वाइज रिच। तो ये भी एक गलती है। आपने गलतियों की बात करें, वैसे तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में गलतियां बहुत होती हैं। आप कहेंगे मैं खाली गलतियां गिनवाए जा रहा हूँ। आई थिंक आई शुड बी मोर पॉजिटिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये बात आपने जो बताई उससे मुझे एक और सवाल याद आ रहा है। ETF की बात आप करते हैं कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ETF के बारे में एक सवाल मेरे पास ये आया कि ETF का क्या एक डिमेरिट ये भी है कि हम ठीक है उससे खरीद बेच कर सकते हैं, ये आपने बताया हुआ है, लेकिन अगर हम उसके ज़रिए लोन लेना चाहें, जो कि फिजिकल गोल्ड में ये पॉसिबल है, तो वो नहीं हो सकता उसमें? नहीं, ETF में लोन नहीं होते। ETF में आप लोन नहीं, ETF तो एक मेटल लेने का तरीका है। हाँ। अगर आपको लोन लेना है तो फिर तो आप फिजिकल लीजिए। अगर आपने आगे कभी लोन लेना है तो देन आई थिंक यू शुड गो फॉर फिजिकल गोल्ड। ETF तो, क्योंकि ETF एक ऐसा तरीका था अरविंद जिसमें आपको फिजिकल गोल्ड रखने की टेंशन नहीं है, और क्योंकि उसको संभालना मुश्किल है ना। मतलब कई सारे फायदे हैं उसके। फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये एक डाउन साइड आप कह सकते हैं। पर लोन मैं समझता हूँ गोल्ड में अगर अचानक आपको पैसे जरूरत पड़ गए और आपको लेना है तो फिर ETF से स्विच, तो उसका देखिए उसका भी हल है। आप ETF से स्विच करके फिजिकल पे आ जाइए। ETF को लिक्विडेट करिए, 1 दिन में लिक्विडेट हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अब तो T+1 है। T+1 मतलब आपने आज बेचा, कल आपके पास, कल या परसों आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। या चलिए आप फिजिकल गोल्ड ले लीजिए, फिर उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए। तो आई थिंक ये तो इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ETF आपको फंसाता नहीं है लिक्विडिटी वाइज। यू कैन लिक्विडेट इन 1 डे। बढ़िया, ये आपने अच्छी बात बताई। अगर मैं एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर की बात करूं और आज के माहौल में अगर टॉप 3 सलाह आप उनको देना चाहें तो वो क्या क्या हो सकता है? आज के माहौल में मतलब ये जो वॉर वाली, ये जो ट्रम्प साहब ने सारी उथल पुथल मचा रखा है, आई थिंक पहली सलाह ये रहेगी कि अपने रिसोर्सेस को थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि ऐसी हालात हो सकते हैं अगर ये युद्ध फैल गया, बढ़ गया, कुछ ऐसा बहुत ऐसी बात हो गई जो आपने कभी ना देखी ना सुनी इन पिछले 1 महीने में भी, तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए अपने रिसोर्सेस को बहुत सोच समझ के खर्च करें, पहली सलाह। दूसरी सलाह, अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक दफ़े बैठ के ठंडे दिमाग से
उनको एसेस कर दीजिए कि कितना पैसा आपका कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और जो मैंने कहा है कि इसको आप फैला के रखिए और ऐसे रखिए कि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाए। तीसरी सलाह ये रहेगी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो सलाह बहुत सारी है, अब चलिए मैं नौकरी वालों के लिए दे देता हूँ। नौकरी वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एआई और रिसेशन दो चीज़ें एक साथ दरवाजे पर खटखटा रही हैं, तो इसलिए अपने नौकरी के बारे में थोड़े पॉजिटिव हो जाइए। ये जेब में रेजिग्नेशन लेटर लेके घूमना ठीक नहीं है। ज़रा सा बॉस ने कुछ कहा, ज़रा सा नौकरी के लिए हुआ, ये लो अपनी नौकरी यार, मैं नहीं करना, मैं नहीं, बहुत हो गया यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे वक्त में नौकरी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना। छोड़ने के बाद आपको दूसरी नौकरी उतनी जल्दी ना मिले। ये भी हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद उस प्रकार की नौकरी ना मिले। ये भी हो सकता है कि नौकरी छोड़ने के बाद उतनी तनख्वाह ना मिले, क्योंकि अगर रिसेशन आया या रिसेशन की हवा कुछ चली भारत की तरफ भी, तो ऐसे में फिर नौकरियां थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी, क्योंकि हर एम्प्लॉयर कोशिश करता है अरविंद कि हम कम रिसोर्सेस में गुजारा करें। तो तीसरी सलाह, वैसे तो मैं सलाह कुछ और देता, पर अब मैंने सोचा आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स नौकरी पेशा से भी आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्लीज डोंट टेक योर जॉब लाइटली। एक वो लास्ट वाली जो आपके मन में है वो भी निकाल दीजिए, आप कौन सी सलाह नहीं, तो बहुत सारी हैं सलाह तो बहुत सारी हैं, बिकॉज मैंने तो बताया ना आपको, मैंने ऐसे माहौल में रिसेशन मैनुअल बनाया हुआ है पूरा। उसमें तो रिसेशन मैनुअल का मतलब होता है कि जब मंदी आती है तो ऐसे में डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक पूरा मैनुअल बनाया हुआ है। तो फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है। हाँ। उसके लिए फिर कभी मौका लगा, अब वैसे तो कोशिश करेंगे कि उसकी ना ही नौबत आए तो अच्छा है। क्यों हम विश करें कि पूरा प्रॉपर रिसेशन भारत में आ जाए और हमें रिसेशन मैनुअल को खोल के देखना पड़े कि अब हमें क्या करना चाहिए, और बाकायदा उस मैनुअल में नौकरी वाले को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए, जो दुकान चलाते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो कंसल्टेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनको क्या करना चाहिए, जो आपके जैसे पॉडकास्टर्स हैं और आपके प्रोफेशन में हैं, जर्नलिज्म, उनको क्या करना चाहिए। बाकायदा हर सेक्टर के लिए वो मैनुअल है और उसमें हर सेक्टर के लिए अलग अलग डूज एंड डोंट्स हैं। तो ये कहीं आप लिख के नहीं रखें या मैं इसको इसलिए लिख के नहीं रखता कि क्योंकि अच्छी चीज़ तो है नहीं। अच्छा, देखिए उसका जो कारण है वो अच्छा तो है नहीं। और फिर लेकिन सर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। नो, रेडी फॉर द वर्स्ट इज ओके, बट यू नो इट इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए जो किसी को टीबी है तो आपको ना ये दवाइयाँ लेनी है, पर टीबी अब किसी को है ही नहीं, अब आप उस दवाइयों की चर्चा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और ना सुनने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा। तो जब बीमारी आएगी तो उसका इलाज टेबल पे रखा जाएगा। ऐसे तो आप डॉक्टर के पास सारी बीमारियों का इलाज है, तो क्या डॉक्टर सब बीमारियों का इलाज बिना बीमारी आए थोड़े ना आपको आप मान लीजिए किसी चीज के लिए गए हैं डॉक्टर के पास और आपको एक्स प्रॉब्लम है, वो कहे नहीं मुझे वाई प्रॉब्लम का भी बता दीजिए, आप जेड प्रॉब्लम की भी दवाई लिख दीजिए। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा उस समय के लिए रखा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि मुझे वो कभी ना निकालना पड़े और मुझे कभी ना बताना पड़े, ऐसा मैं इच्छा करूंगा। चलिए, मैं भी इसमें हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी सजग रहने की ज़रूरत है और सर ने जो तमाम बातें बताई उसको आप सावधानी के तौर पर इम्प्लीमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।